नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार न सिर्फ उन तमाम लोगों का ख्याल रख रही है जो कि अन्य प्रदेशों से यहां पर लौट कर आए हैं, उनको दिन प्रतिदिन के लिए भोजन की व्यवस्था कराने से लेकर आगे उनको कैसे यहां पर रोजगार मिल जाए, कैसे इंडस्ट्री यहां पर डेवलप हो जाए, उसको लेकर भी तैयारी भी हो रही और उस पर कई जगहों पर एक्शन शुरू भी हो गया है। अलग अलग मंत्रालय अपने अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकार ने सबको अपना टारगेट दे दिया है। हमारे साथ सतीश महाना साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंडस्ट्रीज को संभालना और उसको आज चुनौती के अवसर में और तेज गति से डेवलप करना, यह अहम जिम्मेदारी उन पर है। महाना साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू, धन्यवाद। सतीश महाना जी, पहले भी हमने चर्चा की, आज फिर से अवसर है। सवाल यही कि चुनौती बहुत ज्यादा है और आपको जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसमें इस वक्त आपने उस चुनौती को अवसर में बदलने की दिशा में कदम उठा लिए हैं। अभी तक मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि क्या तैयारी चल रही है? उसके बाद हम विस्तार से इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, उनको फिर से खड़ा करना और लोगों को उनसे जोड़ना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, वो भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से। देखिए अतुल जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि जो लॉकडाउन हुआ, इसमें पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर इकोनॉमी को अपने शिकंजे में जकड़ा। बिल्कुल, पूरे का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया था, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, बंद हो गया था जी। तो लॉकडाउन की स्थिति में सबसे जो ज्यादा परेशान हुआ वो मजदूर परेशान हुआ और जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई वो इंडस्ट्री प्रभावित हुई। बिल्कुल, इंडस्ट्री के प्रभावित होने के साथ साथ लगभग लॉकडाउन में अधिकांशतः इंडस्ट्रीज बंद थी। जी। बंद होने के कारण ये एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि आगे क्या होगा। जिस समय एंड यूजर, जिस समय बाजार पूरी तरीके से चलेगा नहीं, तब तक कठिनाई होगी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चलने के लिए। जी। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल के लिए और उसके रिवाइवल के लिए, जी, मैं इन दो शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि 2 महीने से जिस समय इंडस्ट्री बंद थी तो एक सर्वाइवल की स्थिति आ गई थी कि इंडस्ट्री को बचाया कैसे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बचाने के बाद उसका रिवाइवल कैसे किया जाए, फिर तीसरी स्थिति के ऊपर उसको प्रोग्रेस कैसे करी जाए। जी। सर्वाइवल, रिवाइवल एंड प्रोग्रेस। जी। तो हम इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो प्री कोविड 19 को मैं फरवरी महीने को मानता हूं। जी। जितना प्रोडक्शन उस समय हो रहा था उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज में, जी, हम पहले उस प्रोडक्शन के बराबर पहुंच सकें। और मुझे इस बात को कहते हुए संतोष हो रहा है कि कल तक लगभग 90% इंडस्ट्रीज हम चालू कर सके हैं। जी। उसका मानक हम सब लोगों ने यह तय किया कि फरवरी में जितना इंडस्ट्रियल फीडर से बिजली का उपभोग होता था, मैं इंडस्ट्रियल फीडर की बात कर रहा हूं, जी जी जी, वो उपभोग अप्रैल माह में लगभग 1/3 रह गया था। लगभग 8,600 कुछ मेगा यूनिट बिजली फरवरी में प्रतिदिन इस्तेमाल होती थी इंडस्ट्रियल फीडर से, जी, जो अप्रैल में होकर 3,100 रह गई, लगभग 1/3 रह गई थी। जी। और परसों तक हम इस बात को कह सकते हैं कि 85% से ज्यादा बिजली का उपभोग इंडस्ट्रीज में होना शुरू हो गया। जी। तो ये एक बहुत प्रमाणित मानक है कि इंडस्ट्रीज ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और ये जो थोड़ा 10% की कमी, 15% की जो कमी थी, जी, वो मुझे लगता है कि कुछ कंटेनमेंट जोन के कारण और कुछ उपभोक्ता का जिस समय बाजार खुलेगा उस समय वो सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो लाइन के ऊपर आ जाएगा। जी। तो अगले कुछ दिनों में ही हम जो प्री कोविड की स्थिति इंडस्ट्रीज को चलाने की उसके ऊपर पहुंचेंगे। जी। साथ ही अब उत्तर प्रदेश के पास एक अवसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नई गति देने का। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण, हमने इनको 3 अलग अलग विषयों के ऊपर हमने चर्चा करी है, एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन 3 अलग अलग सेक्शंस में हमने उनको बांटा है। जी। सबसे पहला तो जो वर्तमान में इंडस्ट्रीज हैं उसको चालू करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 85% इंडस्ट्रीज लगभग चालू करने की स्थिति में। जी। दूसरा ये जो हमारी पाइपलाइन में इंडस्ट्रीज थी,
जिन्होंने यहाँ पर आना था, जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क चल रहा है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने की स्थिति के अंतर्गत हैं, उनके साथ बात करें जो पाइपलाइन में इंडस्ट्रीज हैं जी। और तीसरी नई इंडस्ट्रीज कैसे आ सकती हैं। बिल्कुल। तो ये तीनों के ऊपर हम एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब सबके साथ एक काम होगा तो एक फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नए दौर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी। बहुत व्यवहारिक तरीके से आपने समझाया और ये ईमानदार आपका व्यक्तित्व है कि आपने उस स्थिति को सबके सामने, हमारे दर्शकों के सामने रख दिया कि हाँ, प्री कोविड और उसके बाद की स्थिति और मौजूदा दौर में कहां पहुंच गई थी इंडस्ट्री की हालत, और सर्वाइवल की स्थिति में अगर आ गए थे तो सर्वाइवल पहले जरूरी, फिर उसके बाद रिवाइवल और फिर प्रोग्रेस पर हम फोकस करेंगे, और वो भी कैटेगरी वाइज। इससे पता चलता है कि आप लोग अपनी तैयारी पुख्ता तरीके से कर रहे हैं। अब यहां दूसरा पहलू है जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि जो चुनौती थी उसी को हमें अवसर में तब्दील करना है। चीन ने कोरोना दे दिया, उस पर तो चर्चा अलग तरीके से हो रही है और उसकी लड़ाई अलग तरीके से देश लड़ रहे हैं, लेकिन अब चीन से वो तमाम इंडस्ट्रीज बाहर निकलने की कवायद में, खासतौर से जापान की हम बात कर लें तो वहां से भी बहुत सारी कंपनीज ने टाई अप किया है या बात करने के प्रयास आप लोग के स्तर पर हो रहे हैं, उनके स्तर पर हो रहे हैं। इसके बारे में जरा आप बताएंगे और ये कहां तक आगे बात बढ़ पाई है माना साहब? देखिए, इस बात से हमने इसको भी हमने दो सेक्शंस में हम इसको देख रहे हैं जी। पहला सेक्शन ये है कि जो हिंदुस्तान इंपोर्ट करता था चीन से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जी, हम उनको अपने देश में कैसे बना सकते हैं जी। कि बहुत सारी, जैसे आपको मालूम है, बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें, चाहे फर्नीचर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, ये हम इंपोर्ट करते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको कैसे यूपी में बनाए, अपने देश में बनाए, यूपी में बनाए, एक महत्वपूर्ण बात यह है जी। दूसरी बात यह है कि जो वहां से विभिन्न देशों की इंडस्ट्रीज जो वहां से शिफ्ट करेंगी जी, वो देश में है, और देश के बाद हमारे पास एडवांटेज यूपी क्या है, देश में आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्यों आए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमने कुछ पॉलिसीज जो हमारी पहले बनी हुई थी, 2017 में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, विभिन्न सेक्टर्स की अलग अलग पॉलिसीज बनी थी। हम आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी उन सेक्टर पॉलिसीज को और इंडस्ट्री पॉलिसीज को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं जी। कि आज की परिस्थितियों में, आज की तारीख में उनमें कितना रिव्यू करने की जरूरत है, कौन सी चीजें उसमें जोड़ने की जरूरत है। पहले जिस समय हमने पॉलिसी बनाई थी, इस देश के सभी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा के नाते से बनाई थी। अब जो विदेशों से इंडस्ट्री हमें लानी है जी, वो विभिन्न देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के नाते से भी हमारे को उसको और देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम उसके ऊपर हमने जो एक बहुत टीम, टेक्निकली जो क्वालिफाइड टीम है, उसको भी लगाया है, और सरकार भी प्रोएक्टिव तरीके से उसके ऊपर काम कर रही है। मानस साहब, ये अपने आप में इसलिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि प्रतिस्पर्धा दूसरे अन्य देशों से भी है, वो लड़ाई भी लड़नी है, और प्रदेश के हिसाब से अगर हम देखें अपने ही देश में तो वहां पर भी एक स्थिति ऐसी बनती है। कई प्रदेश चाहते हैं उनके यहाँ आ जाए, उत्तर प्रदेश को भी अपने हिसाब से देखना होगा। हालांकि हम हिंदुस्तान के हिसाब से सोचते हैं, ये हमारी संस्कृति भी है, लेकिन मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश में दो चीजें, एक तरफ की वो बाहर की इंडस्ट्री आए, दूसरे देशों वाली जो कि अपनी यूनिट्स अब यहां लगाएं हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो आपने कहा कि हम जो निर्भर हो गए थे चीन पर, अगर हम उतना भी शुरुआती दौर में कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश में उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, हम निर्भर हो जाएंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा बूम मिलेगा। वो किन किन सेक्टर पर खासतौर से आप लोग फोकस कर रहे हैं? देखिए, सबसे हमारे पास जो कंज्यूमर बेस पॉपुलेशन है यूपी में जी, सबसे पहले हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जी, आईटी आईटीएस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फार्मा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर हमारे पास बहुत सारा काम करने का अवसर मिल सकता है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से हमारे पास डिफेंस की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आने के लिए बात कर सकती हैं जी। हमारे, जैसे मैंने आपको बोला, टेक्सटाइल्स हो गया, होजरी हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो काम कंज्यूमर के नाते से हो सकती हैं। और हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं, और ये इन सारे सेक्टर्स के अंतर्गत हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ पर पहले हमारे को इस प्रकार की इंडस्ट्रीज मिलें जो उत्तर प्रदेश के क्लाइमेटिकल कंडीशंस को और हमारे स्किल को, क्योंकि देश में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नौजवान स्किल फोर्स भी हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की तारीख में हमारे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड फोर्स दोनों है जो पूरे प्रदेशों से वापस आए हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास मजदूर उपलब्ध हैं।
यहां पर मानस साहब एक चीज बहुत अहम हो जाती है इस वजह से जो आपने कहा कि स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। चाइना की अगर हम बात करें तो अपने स्किल्ड लेबर के वजह से ही वो तमाम तरक्कियों को छूता चला गया और उसकी तरक्की से पूरी दुनिया वाकिफ रही। लेकिन अब यहां पर हमें जब वो अवसर मिला इस चुनौतीपूर्ण दौर में, तो पैरेलली क्या इसको लेकर भी तैयारी चल रही कि कंपनीज आती रहे, वो काम तो आप लोग करेंगे, अधिकारीगण करेंगे मिलकर आपके साथ, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे स्किल्ड लेबर की फौज भी तैयार होती रहे, जिनमें कुछ कमी है उनको पैरेलली उस तरीके से स्किल्ड किया जाए, इस पर भी पैरेलल काम चल रहा है? देखिए, हमने स्किल मैपिंग का काम शुरू किया है। जैसे हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इंडस्ट्रीज में पूरे देश में जो हमारे यहाँ का मजदूर जाकर काम करता था, स्किल्ड लेबर काम करती थी जी। अब जो लोग वो आपस आए, हमने उनके साथ बैठकर एक उनकी पूरी मैपिंग करी कि कहाँ पर काम करते थे, किसमें उनको स्किल की महारत हासिल है जी, क्या उनको मिलता था, वो यहाँ रहना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, पूरा हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है। तो लेबर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपस में विचार विमर्श करके, आपस में समन्वय स्थापित करके, हमने उस पोर्टल के ऊपर अगर किसी इंडस्ट्रीज को जिस भी वो जो भी प्रोडक्शन करता है उसमें उस प्रकार की उसको लेबर की जरूरत है, तो हम उसको मैपिंग करा के उसको उसकी जानकारी दे सकते हैं और उस लेबर को कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर काम मिलना है। देखिए, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा कठिन दौर है, लेकिन हम इन कठिन दौर को भी हमने एक चुनौती के रूप में, एक अवसर के रूप में हम सब लोगों ने उसको स्वीकार किया है। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस कठिन और चुनौती के दौर में हमने जो स्किल फोर्स हम तैयार कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बाकी हैं जिनका रेडी उत्तर नहीं है। क्योंकि अगर अभी मेरे से कोई पूछा जाए, आपने तो नहीं पूछा लेकिन बहुत सारे कुछ मित्रों ने पूछा कि कितना नुकसान हो जाएगा जब तक कोविड रहेगा, कोविड कब तक रहेगा, आज तक इसके बारे में कोई तो बता नहीं पाया पूरी दुनिया में। तो क्या कितना नुकसान हो जाएगा ये कहना मुश्किल है जी। मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। हम कोई भी ऐसा अवसर खोएंगे नहीं जिससे हमारे को उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में लाने का हम अवसर को मिले और ना मिले, हम ऐसा कोई भी अवसर नहीं खोएंगे। और हम उस इंडस्ट्रीज को यूपी में लाने का अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कार्यशैली के माध्यम से, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इधर 2-2.5 महीने कोविड को लेकर जितनी मेहनत करी है, जो उन्होंने छवि पूरे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की बनाई है, उसके कारण हमारे को उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज मिलेंगे जी। देखिए मानस साहब, नकारात्मक दौर हो सकता है लेकिन मन नकारात्मक ना हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही इस बीमारी से लड़ने के लिए भी सबसे पहली दवा बताई जा रही है। बाकी तो वैक्सीन आती रहेंगी, लेकिन उसी बीच में चुनौती को अवसर में तब्दील करना यह जरूरी है। यहां पर आपने कहा कि हमने मैपिंग कराई, लगभग जो आंकड़ा आया है अब तक यूपी सरकार ने 16 लाख लोगों की स्किल मैपिंग करा ली है और इंडस्ट्रीज को लाने की भी आप कवायद कर रहे हैं। किन किन सेक्टर्स में फोकस करना ये भी आपने बताया। अब यहां पर हम उत्तर प्रदेश में उस आबादी पर आ जाते हैं और फिर वहां वर्गीकृत करके चर्चा करते हैं। एक तरफ बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आपको लाना है, उसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं आपको देनी है ताकि वो अपना सर्वाइवल यहां पर कर सकें और आने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी तरफ अब छोटे छोटे क्लस्टर बनाने हैं, ग्रामीण अंचलों को उनसे जोड़ना है। ये भी अपने आप में एक चुनौती भी है और ये भी अवसर भी है। तो पैरेलली दो काम आपके लिए बड़े व्यवहारिक तौर पर करना इतना आसान नहीं होगा कि एक तरफ बड़े देशों से इंडस्ट्रीज को लाना और उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक वो व्यवस्था पहुंच पाए, छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, उन पर हम फोकस कर पाए। ये दोनों काम आप लोग कर रहे हैं। ये सारे काम करने की जरूरत है। देखिए, जैसे कुटीर उद्योग की बात है, ग्रामीण उद्योग की बात है, जो गांव के स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग होते थे पिछले कुछ दशकों में वो लगभग समाप्त होते गए। कुटीर उद्योग, घर में जो आदमी काम करता था उसको थोड़ा सा अवसर नहीं मिला या जो भी कारण मिला, वो घर से बाहर निकल कर काम करने की एक प्रवृत्ति बन गई। तो हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उस गाँव के उस मूल सुगंध को भी समझते हैं, उसके रिलेशनशिप को भी समझते हैं। पहले जैसे घरों के अंतर्गत एक जॉइंट फैमिली होती थी, सारे बहन बेटियां एक साथ बैठती थी, कोई पापड़ बनाता था, कोई अगरबत्ती बनाता था, कोई दिया बनाती थी, कोई धूप बनाता था, वो सारे के सारे, कोई बड़ी बनाता था, इस सारी की सारी चीजें होती थी। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब जिस समय इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों को वापस आ रहे हैं तो वहीं पर उनको काम मिले,
छोटा काम मिले, कुटीर उद्योग का काम मिले, ग्रामीण उद्योग से संबंधित, जो गांव से संबंधित छोटी छोटी जो फसलें होती हैं उनके द्वारा वो क्या चीज बना सकते हैं, रुई से क्या चीज बनाई जा सकती है, अगरबत्ती से क्या चीज बनाई जा सकती है, सारी चीजों को देखिए हर स्तर के ऊपर काम जिस समय करने हैं तो सबको, पूरी टीम को एक साथ काम करना पड़ेगा, आगे पीछे चलकर काम नहीं करना। बिल्कुल, हर स्तर के ऊपर काम हो रहा है, छोटे एक ग्रामीण और कुटीर उद्योग से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक जो हम विदेश से लाना चाहते हैं, हर स्तर के ऊपर हम इस बात के लिए काम कर रहे हैं। माना साहब, केंद्र ने अपनी तरफ से पैकेज का ऐलान कर दिया है, उसमें उद्योगों के लिए भी ऐलान है। अब यहां पर यूपी सरकार के जरिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, भोजन पानी की व्यवस्था से लेकर उनके खातों में पैसा डालने से लेकर, हालांकि उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, वो बहुत सारी चीजें आप लोग उसका जवाब देते हैं, सवाल उठते हैं। लेकिन उस बीच में एक और डेवलपमेंट है कि योगी सरकार ने तमाम जो कामगार लौटे हैं उनके लिए सस्ती दुकानें, उनके लिए सस्ते आशियाने, और साथ में अगर उनको कोई रोजगार नहीं मिला हुआ है तो रोजगार दिलाने के साथ साथ अगर वो अपना रोजगार खुद उत्पन्न करना चाहते हैं, उनको दुकान खुलवानी है, तो उसमें वहां पर मदद दिलाने की कवायद भी कर रही है योगी सरकार। इस पर भी काम हो रहा है, योगी सरकार ने जैसा बताया है कि हम उनको मदद कराएंगे बैंक से भी। अब यहां पर उद्योगों के लिए क्या खुद उत्तर प्रदेश की सरकार भी, आपका मंत्रालय भी विचार कर रहा है कि एक अलग पैकेज दिया जाए बूम के लिए, कम से कम इन छोटे उद्योगों के लिए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो अनाउंस किया, उसके बाद आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो एमएसएमई के लिए विशेष रूप से 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया जी। फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत कोई डायरेक्ट सब्सिडी की हमारे पास बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी हमारे पास सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, जैसे ओडीओपी योजना है, वहां पर अगर कोई अपना काम करता है तो हम उसको 25% सब्सिडी देने की बात करते हैं। विश्वकर्मा सम्मान की योजना है, हम उसको पूरी किट खरीद कर देने के लिए तैयार रहते हैं, जो उसको अपनी आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, उनको जिस फील्ड के अंतर्गत वो काम करते हैं उनकी पूरी किट खरीद कर देते हैं जी। तो ये जो हमारे पास वर्तमान में स्कीम्स चल रही हैं, हम उसका विस्तार करेंगे। उसका विस्तार करने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक चाक की बात करी, जो कुल्हड़ बनाते हैं, प्रजापति समाज के जो लोग हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, हमने उनको कहा इलेक्ट्रॉनिक चाक देंगे। हमने सोलर चरखे की बात करी कि सोलर चरखे देंगे, तो हम उस सोलर चरखे की संख्या बढ़ाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक चाक की संख्या बढ़ाएंगे, जिससे उनको काम का अवसर मिल सके और वो ज्यादा काम कर सकें। तो जो सरकार की वर्तमान योजना है हम उसको विस्तार और देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें हम एडजस्ट कर सकें, उनको उसमें उसको एकोमोडेट कर सकें। तो ये हमारी प्राथमिकता है, जिससे वो जो बात आप पूछ रहे हैं कि उनको डायरेक्ट फाइनेंशियली कोई अतिरिक्त सब्सिडी कैश देने का वर्तमान में नहीं, लेकिन उनकी हैंड होल्डिंग करके हमारी जो वर्तमान योजना है उसको भी विस्तार देंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो नई के ऊपर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन वो चीज प्रोसेस में है अभी। ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था, उस पर भी आप लोग विचार कर रहे हैं और जरूरत पड़ती है, आवश्यकता दिखती है तो वो भी करने में आप पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पीछे नहीं हटेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बहुत शानदार और पहले से लागू, लेकिन ये अवसर जो कि चुनौती वाला है, लेकिन इसमें उसके लिए सबसे ज्यादा अवसर है। उस योजना को और कितना विस्तार आप लोग दे रहे हैं और क्या वाकई चिन्हित किया है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के हिसाब से कम शुरुआती दौर में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर इस योजना को और ज्यादा गति हम दे सकें और लोगों को उससे हम जोड़ सकें, ग्रामीण अंचल, कस्बा, शहर, सभी को मिलाकर? नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, हमारा अधिकांशतः डिस्ट्रिक्ट्स में है और सब जगह साइमल्टेनियसली, जैसे कानपुर में लेदर का है, अभी तक जितने लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, अब आज की तारीख में मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं जो उसमें उस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का उसमें काम करना चाहते हैं। आपको इस बात को जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने पहले ही सारी की सारी मैपिंग कर ली थी। जैसे भारत सरकार ने कोई अनाउंस कर रहा था, जिसमें अपना पैकेज अनाउंस किया था जी, तो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन उनकी लोन की सारी तैयार कर ली थी, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में जिन छोटे उद्यमियों ने ये दिया था। और जिस दिन आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस घोषणा करी है, उसके अगले दिन ही 2000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट हम लोगों ने, जो छोटे और मिडिल ये छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों को हमने एक ही दिन में लगभग 2000 करोड़ रुपए उनके खातों में डालने का काम किया। देखिए, हमारा सरकार का केवल एक मकसद है
कि जो भी सुविधाएं जितनी जल्दी दी जा सकती हैं उनको पास पहुंचे, ताकि उसी के हिसाब से वो अपना काम प्रारंभ कर सकें। थोड़ा लेट होने पर भी उनको कठिनाई होगी, क्योंकि ये 2 महीने बहुत मुश्किल से बीते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के हो, चाहे वो मजदूरों के हो, चाहे वो आम जनता के हो। माना साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि सबके लिए यह मुश्किल भरा दौर है और आगे यह समय लंबा जाने वाला है। इसको लेकर भी लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और सरकार इस बात को बहुत तरीके से, सलीके से और ईमानदारी से बता भी रही है। लेकिन उसी बीच में तब सबको अपने आप में खड़ा भी करना है, वो इंडस्ट्रीज हो, आम व्यक्ति हो, कोई किसी तरीके से किसी सेवा से जुड़ा हो, सबको अब खड़ा होना है और चुनौती में ही आगे बढ़ना है। यहां पर एक जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण आपको योगी जी ने दी है कि उन तमाम इंडस्ट्रीज को ले आना है अन्य देश जो कि अपनी यूनिट्स यहां पर लगाना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे पहले सरकार ने, आप लोगों ने अपनी नीति में बदलाव किया ताकि जमीन मिलने में, बाकी अन्य जो उनकी जरूरतें होती हैं वो सब कुछ मिलने में उनको दिक्कत ना हो। वो अफसरशाही वाला दौर भी हमने देखा है, फाइल इधर से उधर जाना, तमाम तरह की चीजें, उससे निपटने के लिए आप लोगों ने नीति में बदलाव किया। उसका नतीजा भी अब निकलता दिख रहा है। क्या उस नीति से उन तमाम लोगों को सहमति मिल गई है? वो लोग भी सहमत हैं जिनके लिए बदलाव किया गया है? नहीं, हमने जो भी नीति में, हमने जैसे मैंने बोला कि हम सारी पॉलिसीज को रिव्यू कर रहे हैं, नीति में बदलाव की प्रोसेस, प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि अगर कोई नीति बनती है तो उसको बदलने में उसका पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया होती है। विभाग से बात करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपने ये बात महत्वपूर्ण कही कि उन लोगों से बातचीत करें, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। स्टेक होल्डर्स, क्योंकि अगर कोई हमने नीति में परिवर्तन करना है, अगर उससे वो सीधा लाभान्वित नहीं है और उनका उसमें सुझाव नहीं है तो उसका कोई, उसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने जी, मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं। लेकिन ये बात सही है कि हम उन लोगों से भी बात करें। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बातचीत करी, हमने लेबर एसोसिएशन से बातचीत करी, जो जो उस नीति के अंतर्गत प्रभावित हैं या जिन लोगों का उसका लाभ मिलने वाला है, उन सब लोगों से के साथ हम लोगों ने सबके साथ अलग अलग बैठक करके विस्तार से चर्चा करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिस समय हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं तो हर व्यक्ति की बात वहां पर बताई जाती है। तब उसके ऊपर विचारोपरांत उसको कंपाइल करने के बाद तब कोई पॉलिसी का ड्राफ्ट आता है। पॉलिसी का ड्राफ्ट आने के बाद फिर वो कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट के बाद उसका अप्रूवल मिलता है। माना साहब, एक आखिरी सवाल जो कि मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, आप बता भी रहे थे उसका किस तरीके से खाका आप लोगों ने तैयार किया है, वार्ता आप किस दौर में चली गई है। अभी तक बड़ी बड़ी अगर कंपनियों की हम बात करें, छोटी यूनिट्स यहां वाली या फिर कहीं और से निर्भरता जिनकी थी उनको भी यहीं पर डेवलप करना, वो तो चल रहा, लेकिन बड़ी यूनिट्स अगर आएंगी तो उसका बहुत तेज लाभ मिलेगा, गति और मिल जाएगी और फिर उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। क्या बड़ी यूनिट से अब वार्ता आपकी अंतिम दौर में है? कुछ यूनिट से क्या फाइनल हो गई है? क्योंकि जापान ने बड़ी उत्सुकता दिखाई थी, बातचीत भी शुरू हो गई थी, अगर उसके बारे में आप जानकारी दें तो बेहतर होगा। नहीं, अभी हमारी बातचीत चल रही है। देखिए, अभी एक बहुत ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनको फाइनलाइज करने में इंडस्ट्रीज को भी पूरी बात सोचनी पड़ती है, बिल्कुल नॉट ओवरनाइट। एक हम लोगों ने एक जो फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे कोटक, मैं नाम ले रहा हूँ, वैसे बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोटक जो सिक्योरिटीज वाले हैं उन लोगों से बातचीत हमारी हुई। उन लोगों से उन्होंने पूरे देश और दुनिया भर के लोगों के साथ एक मीटिंग कराई जिसमें लोगों को एक अवसर मिल सके कि उत्तर प्रदेश के बारे में वो जानकारी कर सकें, और उनके माध्यम से अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बाद एडवांटेज यूपी का जो कंसेप्ट था वो पहुंचा है, और वहां के माध्यम से अब कुछ क्वेरीज आएंगे और जिनके आगे आगे हम बढ़ेंगे। हम उस रास्ते में हैं, लेकिन अभी ये कह देना कि 1 महीने में हमने कोई फाइनल कर लिया कि कौन सी इंडस्ट्री आके लगेगी, उसके लिए थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन हम उस प्रोसेस के अंतर्गत हैं। ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था कि वो प्रोसेस है और वो लंबा प्रोसेस होता है, उस पर आप लोग कहां तक बढ़ पाए और कहां तक और समय लगेगा। एक और छोटा सा सवाल मानस साहब, बहुत जल्दी से, सिर्फ इतना ही कि जो मौजूदा, मानस साहब मेरी आवाज आ रही है? देखो, कटा तो नहीं हुआ? चले, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है मानस साहब के पास, फोन इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत जल्दी से मानस साहब को एक बार फिर से जोड़ दिया जाए। देखिए, मानस साहब ने सीधे तौर पर बताया, बहुत व्यवहारिक बात बताई है कि इंडस्ट्रीज जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब भी जो स्थिति थी उसमें सर्वाइवल की स्थिति आ गई थी, तो सर्वाइवल से निकालकर रिवाइवल तक ले जाना और फिर उसको प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ाने की कवायद पर सरकार काम कर रही है, वो काम कर रहा है, उनका महकमा काम कर रहा है। बाहर से इंडस्ट्रीज को ले आना
ये एक चुनौती है। और खुद जो हमारे यहां की निर्भरता चीन पर हो गई थी, आयात करने की स्थिति बन गई थी, तो उन चीजों को भी हम यहां पर खुद भी बना सकते हैं। उस पर भी योगी सरकार फोकस तरीके से काम कर रही है और उसमें भी सफलता मिलेगी। मानस साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बोल रहे हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। और इसी पर चर्चा हम जो लगातार कर रहे थे कि मौजूदा देखिए तकनीकी खामी कई बार हो जाती है और कोरोना काल में ऐसी एक खामी निकल कर आई है। अब यहां पर उस चुनौती से निपटने की आवश्यकता है और उस पर ही काम कर रही है एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की दिशा में। जहां केंद्र की तरफ से पैकेज है, योगी सरकार भी सीधे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन चीजों पर निगाह बनाए हुए है। छोटे क्लस्टर हो, छोटे उद्योग हो, सूक्ष्म हो, कुटीर हो, उसके अलावा मध्यम या फिर बड़ी यूनिट्स, बड़े उद्योग, उन सबको आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है और उस दिशा में आगे काम भी हो रहा है। मानस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। मानस साहब, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है लेकिन बीच में काफी समय तक आपकी आवाज देखिए, नहीं आई। कोरोना काल में बहुत सारी खामी है तो कई बार तकनीकी खामी भी हो जाती है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था मानस साहब। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि अब यहां पर आप लोगों ने जो तैयारी कर ली है उसका मोटा मोटा खाका आपने बता दिया और आपने ईमानदारी से कहा कि सर्वाइवल की स्थिति में हम आ गए थे और वो प्राथमिकता थी। और कल तक में 85 से 90% जो हमारे यहां के यूनिट थे उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया। खुद आपका आकलन क्या है कि जहां जितनी हमें यूनिट्स के जरिए प्रोडक्शन हो रहा था प्रदेश में पहले से, वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके अलावा कुछ और चीज उसमें ऐड ऑन होगी? नहीं, मुझे लगता है कि वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा लेकिन उसमें ऐड ऑन बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज की डेट में जिस समय हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश एक है और देश को आगे बढ़ाना है। हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, वैमनस्यता में नहीं है जी। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां कोरोना के कारण ऐसी डेवलप हो गई कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में जहां पर इसकी महामारी के कारण समस्या आज भी है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। चाहे वो महाराष्ट्र के कुछ शहर हों, चाहे वो गुजरात के कुछ शहर हों, चाहे वो पंजाब के कुछ शहर हों, कुछ ऐसे शहर हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि पंजाब में जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, वो अगर पहले यूपी में इंडस्ट्री थी तो उसका बिजनेस पंजाब में काफी बड़ी मात्रा में चला गया था। लेकिन इधर मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो पंजाब में अच्छा काम कर रही थी, इन परिस्थितियों के कारण जिनको कठिनाई हुई, शटडाउन हो गए, चाहे वो लेबर के कारण हो, उनकी लेबर वहां से चली होकर अपने अपने स्टेट्स में चली गई हो, या वहां पर लॉकडाउन के कारण हो, तो वो वाली भी प्रिविलेज और एडवांटेज उत्तर प्रदेश को उन इंडस्ट्रीज के माध्यम से भी, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के माध्यम से भी मिल रहा है और मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एडवांटेज में बहुत सारी चीजें अच्छे परिस्थितियों और खराब परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव के ऊपर देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री के नाते से, तो वो भी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज जो चल रही थी उनको काफी अच्छी संख्या में, उनको दूसरे स्टेट्स में जो प्रोडक्शन होता है उसका भी ऑर्डर मिला है और विदेशों से जो हम ला रहे हैं वो तो मैंने आपके सामने रखा ही है। बहुत शुक्रिया सतीश माना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश माना जी हमारे साथ थे और उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें अपना जो पहले से यूनिट्स यहां पर थी उनकी सर्वाइवल को देखना था, रिवाइवल को देखना था और फिर प्रोग्रेस में आगे बढ़ना था। और खुशी की बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो यूनिट्स थी उसमें अब 90% काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द हम वो 100% वाला जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रीज को यहां पर ले आना, जो चाइना में थी, अन्य देशों की, उनसे भी बातचीत जारी है। प्रदेश में और भी किस तरीके से नई इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, सरकार का सहयोग मिल सकता है और शहर, कस्बे, ग्रामीण अंचल, उन तीनों को मिलाकर छोटे और बड़े उद्योगों की यूनिट्स लगाई जाए, इस पर काम तेज गति से चल रहा है। फोकस सरकार का यही है। नमस्कार।